नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जिसका चुनाव पर सीधा असर होगा। जी हां, बड़े नेताओं के चेहरों की बात तो कई बार होती है, लेकिन जमीन में लड़ाई लड़ने वाले, विधानसभा में जिनके चेहरों पर लड़ाई लड़ी जानी है, उन चेहरों को बदले जाने या उन्हें यथावत रखने की बात अब शुरू हो गई है, क्योंकि चुनावी बिसात दोनों ही पार्टियों ने बिछानी शुरू कर दी है। समीकरणों को साधा जा रहा है। ऐसे में कौन अपने विधायकों को फिर से रिपीट करेगा या उन्हें बदलेगा, इस पर चर्चा और बहस गर्म है। यही आज हमारे चर्चा का मुद्दा है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं। बताएंगे कि क्या असर पड़ेगा बदलने से और क्या असर पड़ेगा नहीं बदलने से। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशि भगत जी। इसके अलावा भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ रविंद्र सिंह जी। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि ये चर्चा अभी कई दिनों तक गर्म रहने वाली है, क्योंकि एक जीत का फार्मूला पूरे देश में सामने आया है कि टिकट बदलो और हार को जीत में बदलो। भाजपा ये प्रयोग करती आई है, कांग्रेस भी इस प्रयोग को कई जगह अपना रही है। छत्तीसगढ़ में क्या इसे अपनाया जाएगा कि नहीं, इस पर बहस चल रही है और डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बयान हमने अभी कुछ देर पहले सुने हैं। तो क्या होगा, राजनीतिक दल इसको लेकर अभी से कयास लगा रहे हैं। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले शशि भगत जी की ओर चलते हैं। शशि भगत जी, भाजपा ने तो एक बार लोकसभा में करके दिखाया है, पूरे लोगों को बदल दिया और जीत भी हासिल कर ली। इस बार संकेत ये हैं कि इस बार विधानसभा में भी ऐसा कुछ होगा, पर आप लोगों के यहाँ खलबली है कि कांग्रेस क्या करेगी। 70 विधायक हैं, कैसे आप लोग इस तरीके के फार्मूले से निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने जो विधायक हैं उनके कामों की समीक्षा करती रहती है। माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी शुरुआत करी है कि छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहे, और इसलिए वैसी कोई स्थिति नहीं है कि चुनाव लड़ने से कोई आदमी बचना चाहे, बल्कि चुनाव के लिए इतने अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, पंजा छाप की लोकप्रियता बढ़ी है। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है जी, संकोच नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है इस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। रविंद्र सिंह जी, आप लोगों को अपने घर के बजाय कांग्रेस की ज्यादा चिंता हो रही है, इसकी क्या वजह है? एक दो विधायकों ने अगर कह दिया कि भाई वो सोचेंगे, विचार करेंगे चुनाव लड़ने को लेकर, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव ना लड़ें या उनके नाम पर विचार हो? सबसे बड़ा चेहरा जो मुख्यमंत्री के थे टीएस सिंहदेव जी, उनका बयान हमने देखा है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का मेरा मूड कुछ नहीं है। इसी से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में कैसे भगदड़ की स्थिति है। टीएस सिंहदेव जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब तो चाहते भी नहीं मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि वो कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि ये सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही है। इसलिए जैसे उन्होंने कहा, वेतन कर्मचारियों को नियमित नहीं कर सकते, सरकार की इतनी औकात नहीं है। इतना खुला एकदम स्पष्ट रूप से बोलने वाले मंत्री को हमने देखा। तो आप समझ जाइए कांग्रेसियों की क्या हालत होगी। वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं चुनाव में जाने से। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति धरातल पर दिख रही है। इनके विधायक जाने से डर रहे हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को पूरा तो किया नहीं है, इसलिए हम उनकी बात कह रहे हैं। वो चाहे तो 70 में 70 सीट काट दे, उनका इंटरनल मामला है, लेकिन जो भौतिक रूप से दिखता है, जो वास्तविक रूप से दिखता है, वो यही है कि कांग्रेस में भगदड़ है। पूरी तरह से धमाचौकड़ी मचा है। क्यों जाए हम, क्योंकि हमारे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। नहीं तो जिस पार्टी की सत्ता है, 70 विधायक हैं, एक मजबूत आधार है जिस प्रदेश में, वहां विधायकों में ऐसी क्या स्थिति आएगी? क्यों करेगा कोई ऐसा? तो वो तो आप देख ही रहे हैं ना, विधायकों में स्थिति कितनी मजबूत है। उसको हम टीएस सिंहदेव जी के बयान से देख रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने से अभी से भाग रहे हैं। तो बाकी विधायकों की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और कौन सा इनका आधार मजबूत है? हर चीज में तो असफल है। चाहे बेरोजगारी के मामले में देख लो, चाहे क्या कहते हैं युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का हो, किसान के मामले में देख लीजिए, इन्होंने बोनस भी नहीं दिया है और न ही ये आगे कुछ करने वाले हैं। पूरी तरह से असफल सरकार है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर चुके हैं, केवल नरवा घुरुआ में चलते रहे, जिसकी आज कोई सफलता इनके पास है नहीं। तो ये घबरा रहे हैं जाने में। अरे लेकिन आपके यहाँ तो फार्मूला लागू हो जाता है, किसी की टिकट पक्की नहीं है, किसी के भी वो बदल देते हैं, कैसे होगा? आप लोग अपने घर का बताइए।
हम तो अपने घर का एकदम निश्चित रूप से बता रहे हैं, हमारे यहाँ संगठन तय करता है और संगठन जो तय करता है हम उसे सर्वोपरि मानते हैं। भूपेश बघेल जी का अभी आप बयान बता रहे थे, कितने गंदे तरीके से डॉक्टर रमन सिंह के लिए बोल रहे थे, अपने बेटे को टिकट नहीं दिलाया, नहीं दिलाया। अरे नहीं दिलाए शब्द का ये कर दें, और कैसी बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ सत्य का ज्ञान है नहीं, अर्धर सत्य बोल रहे हैं। क्या अभिषेक सिंह को टिकट नहीं मिली थी? क्या लोकसभा के वो सांसद नहीं थे? और उसको कहते हैं कि टिकट नहीं दिला पाए, क्या उनको टिकट नहीं मिली? अरे टिकट मिली तभी तो चुनाव जीते थे, तभी तो सांसद जीते। मुख्यमंत्री जी आप छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, कम से कम जिम्मेदारी से बोलिए, आप पे लोग भरोसा तो कम से कम करें, क्यों करें इस तरह भगत जी से? जवाब देना चाहते हैं। भगत जी बताइए, ये आप लोग बीजेपी पे बार बार सवाल उठाते हैं कि उनके यहाँ टिकट फिक्स नहीं है, बेटे को टिकट नहीं दिला पाए। वो तो अच्छी बात है कि टिकट नहीं मिलती है और तो चुनाव जीत जाते हैं उन लोग, वहां सीट तो जीत जाते हैं। भाई हमारे प्रवक्ता साथी को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, पनामा घोटाले के मसले पे आकंठ डूबे हुए श्री अभिषेक सिंह, श्री रमन सिंह साहब, नान घोटाले में अकंठ डूबे हुए नान घोटाले के किंग डॉक्टर रमन सिंह साहब, ये वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने अच्छा कहा है कि उनको टिकट क्या उनको परवाह करना चाहिए। देखिए ऐसी भगदड़ की स्थिति पैदा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु साय जी जो आदिवासी चेहरा थे और 9 अगस्त जैसे अहम दिन में जो विश्व आदिवासी दिवस होता है वैसे दिन में उनको हटाना पड़ा। श्रीमती पुरंदेश्वरी जी को बीच में ही भाषण के बीच में ही उसको देना पड़ा, बदलना पड़ा। श्री कौशिक जी को बदल दिया गया। भानु प्रतापपुर में टिकट नहीं मिलने की वजह से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जो अपचारी के आरोपी थे। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि आज भी हमारी स्थिति ये है और उनको भयवश बड़ा डर डर के कदम रख रहे हैं, लेकिन कदम जहां भी रख रहे हैं उनको वहां का बंटाधार हो रहा है। तो ये सारी चीज को क्लियर करना चाहिए। अभी तो स्थिति और भी विकृत होने वाली है। LIC के नाम पे अडानी का उनका जो शेयर है उनकी स्थिति क्या है LIC में, SBI में, और मनरेगा का फंड भी उनने कम कर दिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करने वाले आज उन्हें 16 करोड़ रुपए का क्या रोजगार मिला? ये सारी चीजों से भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी के साथी और अपनी टिकट के बदल रहे हैं। एक हमारे बीच के ही एक साथी है श्री चंद्राकर जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, 1 घंटे बाद तुरंत वो अपने उससे बैक हो जाते हैं। ये सब भय को दर्शाता है। कृपया इस बात का भी उल्लेख करें कि उसमें या हमारी स्थिति कहां तक उचित है। बिल्कुल। अब जान लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, ये बातें तो चलती रहेंगी कि इनके यहाँ टिकट काटेंगे, इनके यहाँ नहीं काटेंगे, या ये किस तरीके के दांवों के साथ उतरेंगे। ये स्थितियां क्यों बनती है? क्या इसका फायदा होता है क्या टिकट काटने से? उसी फायदे को लेने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है आपस में लड़ रही हैं, ऐसा दिखता है आपको? निश्चित रूप से मोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं कहीं पर ये स्थितियां बनती है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने जो विधायक होते हैं उनकी जो कामकाज है उसकी समीक्षा लगातार करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं वो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर के रात गुजार रहे हैं। वहां पे जाकर के जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार की योजनाएं कैसी हैं, उनका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे विधायक आपसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। विधायकों को भी उन्होंने टास्क दिया है कि आप जाइए और अपने क्षेत्र में जाकर के काम करिए, राजधानी में कम रहिए, क्षेत्र में ज्यादा रहिए। ये बयान जो है मुझे लगता है भूपेश बघेल जी ने दिया था। तो ये जो स्थितियां हैं इसको देख करके अंदाज लगाना पड़ता है कि क्या राजनीतिक दल अपने जो विधायक हैं उनकी स्थिति का आकलन करते हैं, वो जितने की स्थिति में है कि नहीं है, उनके प्रति जनता के मन में क्या स्थिति है, जनता के प्रति प्यार है कि जनता का प्रति आक्रोश है। ये जो चीजें हैं वो देखने के बाद में तय किया जाता है कि पार्टी में किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। जहां पर ये देखा जाता है कि हमारे जो ये विधायक हैं या हमारे ये प्रत्याशी हैं इनके प्रति वहां जनता में आक्रोश है तो उसको देखते हुए वहां से टिकट बदली जाती है। तो ये स्थितियां लगातार बनती है। और दूसरी चीज एक चीज और होती है, लगातार कोई व्यक्ति यदि जीतते चले आ रहा है, जैसा कि हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि लगातार जो वो चेहरे वहां पर जीत करके आ रहे थे, लगातार वही चेहरे, वही मंत्रिमंडल, वही सब लोग, वही सारे लोग वही आपस में मिलकर के तय कर रहे थे। ये जो स्थिति बनकर के भाजपा के अंदर आ रही थी, उस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में पिछले चुनाव के समय भी इस बात की मांग लगातार उठ रही थी कि बहुत सारे चेहरे भाजपा को बदलने चाहिए। उन चेहरों से कार्यकर्ता खुश नहीं है, कार्यकर्ता जो है उनको लेकर के नाराजगी है, उनके साथ जनता के बीच में भी नाराजगी है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। एक धर्मलाल कौशिक जी उस समय मुझे लगता है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने लोग अवसरवादी थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये भी इस बात से भी अंदाज लगता है कि क्या स्थिति उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी 15 साल सरकार में रहने के बाद। उसको देखते हुए जो निर्णय वहां पे लिए गए और अभी जो बातें लगातार छन छन करके हमें आ रही है कि ये लगातार सुनाई में देता है
कि पार्टी हो सकता है कि पूरे के पूरे चेहरे यहां बदल दे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में किया था, वैसा ही कुछ दोहराव जो है विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा। और इस बात के संकेत भी दिखते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो है वो छत्तीसगढ़ को लेकर के कितना गंभीर, इस बात से देखने को मिलता है कि ओम माथुर जैसे दिग्गज नेता, अजय जामवाल जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य में भाजपा की जीत के कर्णधार बने थे, उनको ला करके छत्तीसगढ़ में बैठाया गया है। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को लेकर के गंभीर है और यहाँ पर एक नया परिदृश्य देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो प्रयोग जरूर होंगे, दोनों ओर से प्रयोग किए जाएंगे और भाजपा तो प्रयोग के लिए जानी जाती है क्योंकि उनके यहाँ रिएक्शन नहीं होता, पर कांग्रेस में रिएक्शन होता है। इससे कैसे दोनों ही पार्टियां निपटेंगी एक एक करके जान लेते हैं। रविंद्र जी, ये मान के चलें कि जो 14 लोग हैं पूरे 90 में से बाकी लोग जो हार गए उनको तो बदलना है ही है, ये मान के हम भी चल रहे हैं। 14 लोग बचे उनको भी क्या बदल देंगे क्या? ये ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? तिवारी जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति टिकटों को तय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग संगठन है, संगठन तय करता है। ये भविष्य के गर्त में है। राजनीति में रणनीति विजय श्री के लिए बनाई जाती है, हार के लिए नहीं बनाई जाती। हमारी रणनीति विजय के लिए होगी, जो उपयुक्त होगा हम उस समय के साथ करेंगे। सबसे बड़ी बात जो एक मैं कहना चाह रहा था, अभी भगत जी बोल रहे थे कहां कहां चले गए, वो पनामा में चले गए, नान घोटाले में चले गए, अध्यक्ष विष्णुदेव साय को आदिवासी दिनों में हटा की बात का जवाब दूंगा ना तो ये खुद भी शर्मसार हो जाएंगे। पनामा घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जांच पे, उस पे क्लीन चिट मिला हुआ है। दूसरा, नान घोटाले पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कैसे जीपी सिंह को फंसाया गया था, क्योंकि रमन सिंह को पकड़ना है, पूरा सबूत दिया गया था। आप लोगों ने उस चैट को देखा है, फिर भी रवि भगत जी नहीं कहते। इनके क्या कहते हैं जो टुटेजा जी हैं, वो कैसे जीपी सिंह को बोल रहे हैं कि मुझे बचाओ, ऐसा है, सॉरी वॉरी, दुनिया भर का। और अध्यक्षों की बात को हटाने की बात तो हमसे करे नहीं। हमारे विष्णुदेव साय जी के लिए बात करते, मैं इतिहास में जाऊंगा ना तो सीताराम केसरी को यही कांग्रेसी लोग कैसे पिछवाड़े में लात मार के भगाए थे। मैं सब तो पुरानी बात हो जाएगी, प्रदेश की बात करें। मार के ना प्रदेश में क्या हटाया गया था, अच्छे से लात मारा गया था, मैंने वीडियो देखा है। दूसरी बात, पीवी नरसिम्हा राव को उनके जब वो खत्म हो गए थे ना, उनके उसको रखने नहीं दिया था। इसका असर यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष की बात करते हैं, ये बताए ना अपने अध्यक्ष के साथ क्या किए। सीताराम केसरी जी को पटक पटक के किया गया था, गिरा के किया गया था। और नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको शरीर को कांग्रेस भवन में नहीं रखने दिया गया था। तो हम पे आरोप मत लगाइए। हम तो अपने आप में करने में सारी चीज का सक्षा में कहा अडानी में आ गए थे कि एलआईसी का इतना, एलआईसी का 1% पैसा अडानी जी के पास लगा हुआ, 1% ना, 99% नहीं। एसबीआई ने कहा है 80% जो अडानी पे कर्ज था आज 36% हो गया। ये बात बस अडानी की करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये केवल आरोप लगा सकते हैं। मैं बार बार कह सकता हूं कि ये सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, इनका आरोप लगाने का काम है। और 4 साल इन्होंने ऐसे ही किया। विषय पे आते हैं, टिकट को लेकर क्या कर रहे हैं? इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। टिकट पे बताइए, टिकट को लेकर अगर बातें आ रही हैं, मुख्यमंत्री भी तंज कस रहे हैं कि आप लोग तो टिकट के लिए फिक्स नहीं रखते, कोई भी आदमी कभी भी बदल दिया जाता है। इनके यहाँ से तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी लोग तय कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई मतलब वो नहीं करता, हमारा संगठन काम करता है। इनके यहाँ से होता होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी टिकटों के बारे में सब चीज अनिश्चित होता है, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट है उन्हीं को ही दिया जाएगा। ये 14 भी जीत के आए, जांच पड़ताल के उपरांत टिकट बढ़ती है, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। अब भूपेश बघेल मत बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पूरे देश में, पूरी दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो प्रजातांत्रिक रूप से चलती है। कौन? कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अलावा चलती हो तो मुझे बता दीजिए। आप खुद करें, आपकी पार्टी के अंदर यदि कोई बच्चा अगर चला जाता है, उसमें हमारे यहाँ पार्टी का कोई पदाधिकारी बन जाता है तो परिवारवाद की श्रेणी से दूर हो जाता है क्या? एक बात कह देता हूँ कि यदि कोई काबिल व्यक्ति होगा, यदि कोई योग्य व्यक्ति होगा तो सिलाई कढ़ाई का काम करता है, वो सिलाई कढ़ाई का काम बच्चा भी कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं मुगालते में रखने वाली बातें हैं। रहा सवाल, फिर मैं टिकट बदलने की बात को लेके कहूं तो टिकट के लिए तो आप लोग हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जनता का विश्वास अभी डिग चुका है भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है उसके ऊपर। इसलिए राज्यपाल महोदया को आपने हिंट करवा दिया है अपने आला लोगों से, और राज्यपाल महोदया जिले का दौरा करने के लिए निकल रही है। ये इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का विश्वास जनता के प्रति उठ गया है। ये बात स्पष्ट हो गई है। और आरक्षण के नाम पे तो आदिवासियों का विश्वास पूरी तरह से आप लोग खो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
केवल उस पर आरोप चक्का लगा जाम रहे हैं। कराने के लिए आदिवासियों को उकसाने का काम करती रही है। जब स्थिति वहां राज्यपाल महोदय के दस्तखत करने के लिए आया तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर कहा क्या, एमएलए कहा क्या कि इस पे दस्तखत कर लीजिए। इसलिए भारतीय जनता आदिवासियों पार्टी का लीडर नहीं कहता। एससी एससी और ओबीसी के लोगों के बीच में कभी कभी। हाहाकार मचा हुआ। पूरी छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया बंद है। ये सारी चीजों के विषय में कल्पना करिए, सोचिए क्या स्थिति पैदा हो रही है। आपको अपने लीडरों से निवेदन करना चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूं, कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिए आप लोग आगे आइए और उनको दस्तखत करने के लिए बोलिए। जो सिस्टम हैंग हो चुका है वो कम से कम रोड पे आवे, छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, ये मेरी गुजारिश है आपसे। चलिए अब आएंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर कि क्या विधायकों में भी ये इच्छा है कि चुनाव लड़ें नहीं लड़ें, इसको लेकर ऊहापोह की जैसे स्थिति आती है। पहले मनीष जी से समझ लेते। मनीष जी, ऐसे कुछ बयान आए एक दो नेताओं के, क्या ये एक तरीके से सहानुभूति पाने के लिए दिए गए बयान हैं, ये बाद में चुनाव लड़ेंगे, या फिर ऐसी भी स्थितियां बन रही है कि कुछ लोग चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, नए लोगों को मौका देंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति में अनिश्चितता लगातार बनी रहती है। जिस बयानों की आप बात करें उसमें टीएस सिंहदेव जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं तय करूंगा अपने लोगों से मिलकर के कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो ये बयान हो सकता है जो पिछले 4 सालों में जो राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर में बनी हो उसको लेकर के उन्होंने वो बयान दिया हो, और हो सकता है वो भावनाओं में दिया गया बयान भी हो सकता है मोहन जी, जैसा कि आप कह रहे थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं न कहीं जाकर के ये स्थितियां बनती है, कहीं जाकर के पार्टी में जो उनका वजूद था, जो उनकी स्थिति थी, उसको जहां लगातार कम करने का जो प्रयास किया गया उसको लेकर के भी वो बयान उनका हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इन सारे घटनाक्रम के अंदर कि जब जब पार्टी रिसफल करने की बात करती है, जब जब परिवर्तन की बात होती है, देखिए क्या होता है कि लगातार जैसे जैसे आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी आने के बाद लगातार उन्होंने परिवर्तन किया, युवाओं को मौका दिया है, नए चेहरे सामने लेकर के आए हैं, नई योग्यताओं को उन्होंने तराशा है और उसके बाद जो है वो सफलता की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में के अलावा भी हम यदि बात करें तो गुजरात का यदि हम देख लें, जो उदाहरण है सामने है, वहां पर उन्होंने बहुत सारे टिकट बदले और उसके बाद उनको जीत का वो देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने वही किया, अन्य राज्यों में भी ये स्थितियां लगातार बन रही है। तो उसका एक ये असर हो सकता है कि यहां पर भी छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां बने और चेहरे नए लाने का प्रयास किया जाए, युवाओं को ज्यादा मौका देने का प्रयास किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन छत्तीसगढ़ में खसक गई है उस जमीन को वापस पाने का प्रयास जो है वो असर होता है क्या? इन चीजों का असर होता है क्या? जी, निश्चित रूप से मोहन जी, इन चीजों का असर होता है। असर इसलिए होता है कि जो नेता हैं जो लगातार पद पे बने चले आते हैं तो उनके अंदर एक स्वाभाविक, एक बोलते हैं ना, सत्ता का एक अहम भी अपने अंदर आता है और वो अहम भी जो है वो कार्यकर्ताओं से दूरियां बढ़ाता है। उन दूरियों की वजह से कार्यकर्ता और नेता के बीच जब दूरियां बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो नेता होते हैं वो जमीनी हकीकत से परे हो जाते हैं और आसपास जो कागज बना लेते हैं उस कागज की बातों पर वो विश्वास करने लगते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि उनके प्रति जनता के मन में आक्रोश आ जाता है, कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश आ जाता है। उसकी वजह से उनको जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और एक एक विधायक का जीतना जो है वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और टोटल देखें तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा खेल जो है नंबरों का ही होता है। नंबर जिसके पास ज्यादा होते हैं वही सत्ता पे बैठता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इस बात को हम जांच लें, परख लें कि क्या स्थिति हमारी बन रही है, कौन से क्षेत्र में हमारा कौन कार्यकर्ता है, कौन हमारा विधायक है, कौन हमारे नेता हैं जो इनकी जगह आ सकते हैं, इनसे परिवर्तन के बाद में हमें क्या मिलेगा। और दूसरी चीज की एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं कि मंत्री बन गया है वो व्यक्ति या विधायक बन गया है या किसी निगम मंडल बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है तो कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं उनसे बढ़ जाती है, उन अपेक्षाओं का कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की जो अपेक्षाएं बढ़ जाती है उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने में भी वो नेता यदि सक्षम नहीं हो पाते हैं तो इसका भी दुष्परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है और उसकी वजह से ये चेहरे बदले जाते हैं और उन चेहरों को बदलने से जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जनता होती है, उसके मन में जो है वो परिवर्तन आता है। चलो ठीक है, ये तो हट गया, हमको नया चेहरा है, हम इसको वोट दे सकते हैं। तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है और इसका असर जो है वो चुनाव में मिलता है। बिल्कुल, नए चेहरे का असर पड़ता है। तो भाजपा यह प्रयोग करती रही है। कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं शशि जी, ये इस तरीके के जो प्रयोग है वो आप लोग के लिए चुनौती है। 71 सीटें हैं, आप लोग कैसे बदल पाएंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कुछ है प्लान? बदलाव की सोच का रहा सवाल ये है कि चुनाव में हमारे यहाँ इतने दावेदार हैं, सभी को मौका दे पाना जरा मुमकिन नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता हो अपने मन से,
उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास इतने सारे लोग हैं, अभी हमारे प्रवक्ता साथी ने बात कहा कि टीएस सिंहदेव जी ने एक बात कही थी कि हम चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा है। बहुत ही सीनियर लीडर है, सीजन लीडर है, उनके विषय में कोई कमेंटमेंट करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वो अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय ले सकते हैं और हमारे यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया, क्या किसी भी पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसमें किसी को बदलना हो तो बदल दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर तो ये दहशतनुमा बन गया है कि आप टिकट किसको दें, कौन सामने आएगा। उन 15 में भी अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। ये सर्वविदित है, सबको जानकारी में आ चुका है। जी चलिए, बीजेपी क्या सोचती है वो तो संगठन पर निर्भर है, पर कांग्रेस अगर इस तरीके के दांव चलती है जिसके भरोसे आप लोग हैं कि विधायकों के प्रति नाराजगी है, अगर यही प्रयोग बीजेपी कांग्रेस कर लेगी तो बीजेपी को लाभ कैसे मिलेगा? आप लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिनके खिलाफ वोट पड़ेगा, उनको अगर कांग्रेस बदल देगी तो आप लोग के लिए तो मुश्किल घड़ी हो जाएगी। रविंद्र जी, नहीं, कांग्रेस चेहरा भी बदल ले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगली बार सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से असफल सरकार है। ये कितना गंदा काम करी है, कहीं जनता की भावनाओं पे खरा नहीं उतरी, हम उसको लेके जाएंगे। सारे घोटाले के किंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। नहीं है, ये सारे जो ये सारे जो घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, झलियामारी हत्याकांड कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इनके यहाँ टिकट नहीं मिलने की वजह, या टिकट में ऐसे प्रत्याशी लोगों को सामने लाने की वजह जो बलात्कार के आरोपी हैं, तो ये सारी चीज दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्षीण हो गई है। वहाँ चुनाव लड़ने वाले कोई व्यक्ति है नहीं। ये सारी जो स्थिति ये बात दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है ना वो स्थिति में नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब यह उन्हीं के अंदर के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी चेहरों को बदल कर तो साफ कर दिया कि अब हम लोग की स्थिति ये रही नहीं, हम आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो हमारे प्रवक्ता साथी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों का अपमान करना बंद करिए और एमपी और एमएलए को ये बात को सलाह दीजिए कि कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदया से दस्तखत करा ले आरक्षण बिल पे, वो आपके कल्याण में आएगा, छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। तो ये सारी स्थिति बहुत ज्यादा दिन होने से सारी भर्तियां रुक गई है। श्री मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार देने की जगह 2 लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। ये सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर धान खरीदी का मामला हो, चाहे किसान रेलगाड़ी का मामला हो, आप सुनना ही चाहते, छत्तीसगढ़ के साथ है। तिवारी जी देखिए, एक करके बोलिए। रविंद्र जी प्रश्न उठा रहे हैं, राज्यपाल पे प्रश्न उठा रहे हैं कि हम राज्यपाल जी को बोलते हैं कि ऐसा कर दे वैसा। हम कौन होते हो राज्यपाल को बोलने वाले? हम कोई वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदया से आप निवेदन तो कर सकते हैं, हमें उसके बुराई नहीं कर रहे, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन निर्णय लेने में सक्षम है। आप लोग पूरी भर्तियां रुकी हुई है, ये सारा सिस्टम हैंग हो गया है। तो ये कहाँ जाएगा ये छत्तीसगढ़? आपको एक विपक्ष के नेता होने के नाते इस बात के लिए निवेदन करना चाहिए, केवल हो हंगामा करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। इससे आगे जन कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए, देश का कल्याण करना चाहिए। इंतजार कर लीजिए, 3 मार्च को तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई की बात नहीं, जो आरक्षण का बिल जो आया हुआ उस पर आप क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या 27% ओबीसी का? ये मुद्दे की लड़ाई तो बाद में आएगी, लेकिन पहले चेहरों की लड़ाई आएगी। एक एक करके आखिरी समय 1 मिनट बचा है तो जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मुद्दों पर तो बाद में जाएंगे। पहले चेहरे भी तय करने होंगे कि कौन चेहरा मैदान में उतरेगा, किसके चेहरे पर वोट दिया जाएगा। पहले कांग्रेस से ले लेते हैं जवाब। कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में, स्पष्ट कर दीजिए, फिर बीजेपी से जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पष्ट है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य हुआ है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, उसे सार्वजनिक करें। आपका चेहरा कौन है? जी, हमारा चेहरा माननीय भूपेश बघेल जी है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री, जल कल्याणकारी काम किए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। चलिए सिंह साहब आप बता दीजिए जी, आपके यहाँ तो चेहरे ही नहीं है, ऐसे में कैसे लड़ाई होगी? नहीं, ये अपने प्रधानमंत्री का चेहरा बताएंगे क्या 2024 का? अभी से बताएंगे?
हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हम के चेहरे प्रश्न इस बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर में आपको कौन सा चेहरा है जिसके अंदर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव आने दीजिए, हम उसका चेहरा भी साफ कर देंगे। कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी नहीं है, थिंकर्स की कमी नहीं है। चेहरा कौन होगा भगत? कांग्रेस के अंदर एससी ओबीसी का कल्याण करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इसके चेहरे की भी कमी नहीं है। कृपया आप ये बताएं, बात को गोल मटोल घुमाने से मतलब नहीं है। हमारा मकसद विधानसभा चुनाव के अंदर आपका चेहरा जानने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी किसको चेहरे के रूप में आगे रखना चाहती है, किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, श्री अमरजीत भगत जी, श्री कावासी लखबा जी, श्री प्रेम साय जी, श्री अकबर जी जैसे ढेरों नेता लोग हैं जो आज भी उनके नीचे काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। धान खरीदी में रिकॉर्ड बनाने वाला कोई रहा हिंदुस्तान के अंदर? जवाब देने दीजिए, समय कम है जी। सिंह साहब, कोई चेहरा है क्या? चेहरा आगे करेंगे क्या? हमारे यहाँ संगठन तय करेगा, हमारे यहाँ संगठन तय करेगा, आप हमारी चिंता मत करिए। चलिए, तो हम भी उम्मीद से हैं कि जल्द ही संगठन कोई ऐसा चेहरा सामने लाए जिस पर हम बहस कर सकें कि इस चेहरे के सामने ये मैदान में उतरेगा। फिलहाल इस चर्चा को आज हम यही खत्म करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी साल है, इसलिए चेहरे पर मोहरा बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति सभी पार्टियां अपना रही हैं। देखना यह होगा कि कौन बाजी मारता है। तो देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।